अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, खबरों की तरफ जाने से पहले पाकिस्तान के हवाले से तो एक साहब की ये रिक्वेस्ट आई है। वो पूछ रहे हैं कि इफ़ यू कुड काइंडली टेल अस इज़ इट द कंडीशन ऑफ एवरी स्कूल एंड कॉलेजेस इन पाकिस्तान, कि मतलब हर पाकिस्तान के सारे स्कूल कॉलेज है इसमें यही पढ़ाया जाता है कि ये खाली कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में है, इसके बारे में हम बताएं। अब ये जो पढ़ाने का इन्होंने सवाल किया है वो वही है जो मैं मदरसा छाप एजुकेशन के बारे में आपको बोलता रहता हूँ, माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत और ये सब चीज़ें। तो भाई ये पूरे पाकिस्तान में है। थोड़ा बहुत बचा हुआ था तो इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान के मदरसों का सिलेबस ऑल स्कूल्स में लाया गया। अब जो ग्रामर स्कूल कहलाता है ना, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल और ये, उसमें भी कुरान और सुन्ना और ये सब चीज़ों की एजुकेशन होती है। पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो आप कह सकते हैं कि भारत में जिस तरह एक डिस्टोर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मुग़ल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी, या फिर आगे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का दौर है, महाराजा रंजीत सिंह का, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। मुसलमान इन्वेडर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। जिस तरह डिस्टोर्टेड भारत में पढ़ाया जाता है, इसी तरह पाकिस्तान में भी डिस्टोर्टेड हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज़ और ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो पूरे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही फारिग है, ये खाली गवर्नमेंट स्कूल का नहीं है, क्योंकि अच्छे खासे पढ़े लिखे भी पाकिस्तान से निकल के क्या करते हैं। पाकिस्तान के डॉक्टर भी यहाँ लंदन में आके ऊबर चला रहे होते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन की रिकग्निशन नहीं है। दुनिया को पता है कि ये किस किस्म का एजुकेशन सिस्टम है। अजीज़ दोस्तों, नवाज़ शरीफ ने कल एक बात की। कल इनका कन्वेंशन था मुस्लिम लीग नून का, उसमें कि पाकिस्तान ने 1999 का जो लाहौर डिक्लेरेशन था, साइंड बिटवीन नवाज शरीफ एंड प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी साहब, वो पाकिस्तान ने वायोलेट किया था। यानी पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया था। अब उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक बस चली थी लाहौर अमृतसर, और समझौता एक्सप्रेस थी और कई चीज़ें की गई थी। वाजपेयी साहब ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, भरोसा करने की कोशिश की थी कि शायद अब सुधारा आ गया होगा पाकिस्तान में। अब मार्शल लॉ नहीं आया 1988 से 1999, 11 साल हो गए, डेमोक्रेसी टूटी फूटी से ही चल रही है। नवाज शरीफ भारत के लिए अच्छे वो रखते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ बेसिकली एक बिजनेसमैन है। उसको पता है कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के लिए भी अच्छे होंगे। तो भरोसा किया और वो लाहौर चल के आए और एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान फरवरी 1999 में। इसके बाद 3 महीने के बाद पाकिस्तान की आर्मी, जैसे कि आपको बताया था कि नवाज शरीफ के इस 2013 से 2017 तक के जो टेन्योर था, 2013 से 2018 तक, उसमें मोदी जी लाहौर गए थे तो नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगवा दिया आर्मी ने, लब्बैक को खड़ा कर दिया, सब कुछ हुआ। इसी तरह उस वक्त जब ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ तो आर्मी को ख़तरा हो गया कि ये तो इंडिया पाकिस्तान में अगर दोस्ती हो गई, ताल्लुकात अच्छे हो गए, तो फिर हमारा क्या होगा। तो मुशर्रफ जो कि उस वक्त आर्मी चीफ था, उसने कारगिल एडवेंचर किया लाहौर डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद। जिस धोखे की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ आज, वो धोखा कारगिल था कि मुशर्रफ ने कारगिल पर रात को अचानक हमला कर दिया बेखबरी में, जबकि एक एग्रीमेंट चल रहा था पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामला थे। ठीक है, पाकिस्तान की LOC के उस पार भारत में कश्मीर में
प्रॉक्सी वार दबा के चल रही थी, टेररिज्म ज़बरदस्त हो रहा था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी एक समझौता चल रहा था, सब कुछ था। ऐसे में अचानक कारगिल वार शुरू करवाई मुशर्रफ ने, जो बाद में गले पड़ गई, और नवाज शरीफ को जाके अमेरिका क्लिंटन साहब के पांव पकड़ने पड़े कि यार माफ़ी दिलवा दो। कारगिल में पाकिस्तान के फौजी जो मारे गए थे उनकी लाशें लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था। जिस तरह 1948 में कश्मीर पे कबायलियों का हमला, कि ये तो कबायलियों ने किया था, ट्राइबल्स जो थे उन्होंने किया था, पाकिस्तान आर्मी इसमें नहीं थी, जबकि थी इसमें पाकिस्तान आर्मी। मोहम्मद अली जिन्ना का ये मतलब गंदा जो डिज़ाइन था अंग्रेज़ों का, मोहम्मद अली जिन्ना ने इम्प्लीमेंट किया था, जो तकसीम भारत बंटवारा, उसका हिस्सा था जूनागढ़ और कश्मीर और हैदराबाद। और तीनों में ये, दो में तो फेल हो गए, लेकिन एक में नेहरू साहब की बस क्या कहूँ मैं, तो कश्मीर में उस वक्त क्या था, पाकिस्तान ने कहा था नहीं ये तो ट्राइबल्स हैं। इसी तरह कारगिल में इन्होंने कहा नहीं हमने तो किया ही नहीं। जिस तरह 65 भी ऑपरेशन जिब्राल्टर के बाद शुरू हुआ था पाकिस्तान की शरारत के बाद, इसी तरह कारगिल भी पाकिस्तान ने अपनी फौजी वापस लेने से इनकार कर दिया। और उसके ही 3-4 महीने बाद अक्टूबर 99 में ही उसी साल मुशर्रफ ने कू कर दिया, नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया, और पाकिस्तान में एक और मार्शल लॉ शुरू हो गया। तो पाकिस्तान में आर्मी ने कभी भी समझौता, पीस, अमन, सुकून, उसको कभी भी जगह नहीं दी, क्योंकि अमन सुकून के ज़माने में आर्मी कमज़ोर हो जाती है, आर्मी के धंधे बंद हो जाते हैं, आर्मी की तरफ उंगलियां उठनी शुरू होती हैं कि इनका काम क्या है। तो ये इनके लिए शरारतें जारी रहनी ज़रूरी होती हैं। अज़ीज़ दोस्तों, उसी मुशर्रफ नवाज शरीफ वाले पीरियड में मैं ज़रा जाऊंगा कि वाजपेयी साहब ने भारत ने 1974 में पोखरान में जो पहला एटमी धमाका किया था, उसको कंफर्म करने के लिए वाजपेयी साहब ने भी 98 में न्यूक्लियर ब्लास्ट किए। अब पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आया कि तुम भी दिखाओ, तो नवाज शरीफ को उस वक्त उसकी कोशिश थी कि किसी तरह बात टल जाए, लेकिन आर्मी की तरफ से भी प्रेशर था कि करके दिखाना है, पब्लिक की तरफ से तो बहुत ज़्यादा था, अगर ना करता तो नवाज शरीफ की बोटियाँ उड़ा देते ये लोग। तो नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान ने एटमिक धमाके किए 28 मई 1998। तो कल 28 मई को उसकी एनिवर्सरी थी 26वीं, 26 साल हो गए उसको। तो अचानक शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि कल छुट्टी है, यानी 27 को उन्होंने ऐलान कर दिया कि 28 की छुट्टी है। 26 साल तक कभी छुट्टी नहीं हुई 28 मई की, अचानक छुट्टी दे दी। ये जो मिलिटराइजेशन ऑफ नेशन है ना, जो दिमाग मिलिट्री की तरफ और ये सब, हालांकि ये एटम बम की हैसियत क्या है ज़रा आप खुद देखिए। हमने एटम बम बना लिया, अल्लाह का शुक्र है एटमी ताकत है, लेकिन हमारी एटमी ताकत, हम अपने बम को छुपा के बैठे हुए, बम पे कपड़ा डाला हुआ है, किसी को पता ना चले। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे हुए, हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये, हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे हैं, हमसे कोई नहीं डर रहा। तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं फोन आ जाता है, चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले। वहीं हमारे लोग कहते हैं अंदर रख दो यार फिर चला रहे नहीं चला पा रहे हैं, मगर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। कि इस एटम बम का पाकिस्तान को क्या फायदा है, कि इसके डर से कोई नहीं आ रहा, ये है तो कोई वैसे भी नहीं आना चाह रहा। खुद पाकिस्तान का टाइटैनिक डूब रहा है, उसको कोई और हमला करके क्यों अपने हाथ गंदे करेगा। आज एटम बम का एक मिसाल है कि सब पता हो कि पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं, तो भी भारत पाकिस्तान पे हमला नहीं करेगा। एटम बम की पाकिस्तान की हैसियत ही कुछ नहीं है।
लेकिन चूंकि कौम को आर्मी से मोहब्बत दिखाने के लिए कि देखो हमारा डिफेंस कितना स्ट्रांग है, ये एटम बम गले पड़ा हुआ है इनके। एटम बम पाकिस्तान की हिफाजत के लिए बनाया था, आज एटम बम की हिफाजत करनी महंगी पड़ रही है, भारी पड़ रही है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात तो ये हैं, ये एक न्यूक्लियर पावर के जब हालात हैं तो आगे आप खुद समझदार हैं कि इस मुल्क का जो डूबती नैया है उसको ये एटम बम और ये मिलिट्री बजट और ये सब कुछ नहीं बचा सकते। हजारों एटम बम थे सोवियत यूनियन के पास, हजारों। दुनिया में सबसे ज्यादा एटम बम थे, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री थी। क्या हुआ सोवियत यूनियन का? सुपर पावर थी। नतीजा देख लें आप। आपके पास इकोनॉमी नहीं, आपके पास सोसाइटी नहीं, आपका सोशल सिस्टम में आगे आपको बता रहा हूँ सोशल फैब्रिक में क्या हो रहा है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीओके के मामलात भी बहुत ख़राब चल रहे हैं। अब ये पीओके में जो लहर उठ गई है ना पाकिस्तान से नफरत की, तो वो अब चलती रहेगी। पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक कश्मीरी उस पे चढ़ के पाकिस्तान मिटा रहा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान लिखा है, वो पाकिस्तान को मिटा रहा है जो पाकिस्तान लिखा हुआ है। इतनी नफरत हो गई है कश्मीरियों में, और ख़ास तौर पे ये जो आंदोलन इन्होंने किया था और इसके बाद जो सरकार को आटे और इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को नीचे लानी पड़ी कश्मीर में, पीओके में, उसके बाद पंजाब में ख़ास तौर पे और कराची में, क्योंकि कराची पंजाब का सैटेलाइट टाउन है। लूटमार के लिए सिंध गवर्नमेंट बैठी है, लेकिन कराची पंजाब का हिस्सा है एक तरह से, मेंटलिटी के वाइज भी, क्योंकि कराची में सिंधी इतना है नहीं, खाली रूलिंग क्लास आ जाती है अंदरून सिंध से इलेक्शन जीत के, चूँकि कैपिटल कराची है तो यहाँ होती है, वरना ये मेंटली पंजाब के साथ मिले हुए हैं। पाक फौज जिंदाबाद वाले हैं। आज इमरान खान के कुछ यूथी हैं जो पाक फौज को गालियां दे रहे हैं, अदरवाइज पंजाब आज भी आर्मी के साथ ही है। तो जैसे ही आंदोलन हुआ पीओके में, यहाँ पे अत्याचार शुरू हो गया कश्मीरी स्टूडेंट्स पे और जो कश्मीरी फैमिलीज यहाँ पे रहती थी। कराची में कश्मीर कॉलोनी है, जमशेद टाउन में थी, जहाँ का मैं मेयर था, जहाँ पे हमने पानी की लाइनें दी, हमने उनको पूरी फैसिलिटीज दी। तो पीओके के उस आंदोलन के बाद कश्मीरियों को जो पंजाब में और कराची में रहते थे उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ी। रावलपिंडी से एक शायर को उठा लिया, अहमद फराद को, आज तक गायब है। कोर्ट पूछ रही है, कहते हैं हमें नहीं पता। अबे रावलपिंडी GHQ है भाई, उसने आर्मी के खिलाफ कुछ पोइट्री की थी, उसको उठा के ले गए। अब पूरे पीओके में इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं वापस, लेकिन आर्मी उसको निकाल के दे नहीं रही। पता नहीं बेचारा जिंदा भी है कि नहीं। अजीज दोस्तों, ऐसे ही दो और वाक़यात आपके सामने लाना चाहूँगा। गज़ा के जो मामला चल रहे हैं इजराइल और गज़ा के, उस पे जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट किया है। उस प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए नशे में धुत आर्मी का लेफ्टिनेंट, जिसका बाप भी इस वक्त ब्रिगेडियर है आर्मी में, अपनी गाड़ी लेके आया और जैसे वो पुणे में इंडिया में पोर्श लेके गया था ना, जिसने चढ़ा दी थी, 2 स्टूडेंट मार दिए थे, यहाँ भी 2 आदमी मार दिए और कई जख्मी किए। अपनी गाड़ी धुत नशे में चढ़ा दी। और पुलिस वालों का ये हाल था कि ये सेनेटर मुश्ताक है, उसकी तरफ ऐसे उंगली उठा के सरकारी तौर पे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में रोना धोना करता है कि इजराइल जुल्म कर रहा है, गज़ा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन गज़ा के लिए प्रोटेस्ट करना पाकिस्तान में मना है। पुलिस ने गज़ा के प्रोटेस्टर्स के ऊपर यूं उंगली उठाई हुई है, प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं। 2 प्रोटेस्टर मार दिए, और मारने वाला कोई आम आदमी नहीं था, आर्मी का हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट है, जिसका बाप भी हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर है। और जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया तो उसको गिरफ्तार किया गया। पहले तो ये अदिल राजा ने पोल खोली
कि ये एक्चुअली आईएसआई के लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम का बेटा है, लेफ्टिनेंट काशिफ नदीम अंजुम। लेकिन बाद में सही है कि गलत है, उन्होंने दूसरे किसी लेफ्टिनेंट को हवाले कर दिया। उसका नाम नहीं बता रहे अभी भी, लेकिन ये बता रहे हैं कि उसका बाप ब्रिगेडियर है। तो पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया तो मिलिट्री आ गई और मिलिट्री पुलिस के हवाले किया गया। पाकिस्तान में इस वक्त दर्जनों सिविलियंस के केस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, लेकिन एक भी मिलिट्री वाले का केस सिविलियन कोर्ट में नहीं चल सकता। क्यों भाई? सिविलियन मरे हैं, कोई जंग वाला मामला नहीं है या कोर्ट मार्शल वाला है ये कि तुम उसको मिलिट्री कोर्ट में लेके जा रहे हो। इसका फैसला इधर सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। जब सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में वो हो सकता केस, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता? अजीज दोस्तों, एंड पे मैं अफसोसनाक वाक़े की तरफ आऊँगा। सरगोदा में एक आदमी पे लब्बैक और सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जितनी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, लब्बैक और ये देवबंदी और जंगवी और ये सारे जो कि आर्मी के बेटे हैं, आर्मी के क्रिएटेड ग्रुप्स हैं, आर्मी की छित्तर छाया में चलते हैं, उन्होंने एक आदमी पे आरोप लगाया कि इसने ब्लास्फेमी की है, कुरान की बेहुरमती की है। पूरे सरगोदा में हंगामे फूट पड़े, कई क्रिश्चियन घरों को मारा गया। पुलिस की हालत ये थी कि हाथ जोड़ रही थी इनके आगे। इतनी सारी वीडियोस इसकी वायरल हैं। पुलिस मतलब तमाशा देख रही है। 2 क्रिश्चियंस को तो मार दिया, कई जख्मी हैं, कई गायब हैं और कई फैमिलियों को फिर पुलिस ने रेस्क्यू किया। अजीज दोस्तों, ये जहालत की इंतहा है। मैं कभी ये नहीं कहता कि ब्लास्फेमी यानी किसी भी रिलीजन की बेइज्जती करना, यानी कुरान जलाना या किसी के प्रॉफिट को या उसको गाली देना, चाहे वो सिखों के गुरु हों, चाहे वो हिंदुओं के भगवान हों, चाहे वो मुसलमानों के प्रॉफिट हों, क्रिश्चियनों के प्रॉफिट हों, गॉड हों, यहूदियों के हों, किसी भी उसको आपको मतलब ह्यूमिलिएट करने का नहीं बनता भाई। इसलिए कि सबकी एक फॉलोइंग है। मुसलमानों के 2 बिलियन लोग हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को पसंद करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं। तो ह्यूमिलिएट करके आप क्या अचीव कर रहे हो? कुरान जला के या किसी इस तरह से आप अचीव तो कुछ नहीं कर रहे हो ना। तो ये नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात को लेके आगे लगाना, तबाहियाँ फैलाना, मासूम लोगों को मार देना, क्योंकि ज़्यादातर ब्लास्फेमी के जो केसेस हैं वो झूठे होते हैं, जाती चपकलेश जाती पंगे होते हैं, जिस पे आप आरोप लगा के किसी के ऊपर भी कि इसने ये किया था, इसने वो किया था, इसके ऊपर आप सारा केस डाल देते हैं। पाकिस्तान के कानून में भी तो मसला है ना। ब्लास्फेमी की सज़ा है, झूठा ब्लास्फेमी केस लगाने पे कोई मसला नहीं है। भाई आसिया बीबी का केस मौजूद है ना। आसिया बीबी के ऊपर जो आरोप लगाया गया था, जिसने लगाया था, आसिया बीबी तो कोर्ट ने मतलब रिलीज कर दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, बेगुनाह है। जिसने आरोप लगाया तो उसके ऊपर क्यों फिर केस नहीं बना? उस केस में भी तो इतने लोग जलाए गए थे, इतने लोग मारे गए थे, इतने हंगामे हुए थे, करोड़ों अरबों के नुकसान हुए थे। तो पाकिस्तान एक जाहिलों का माशरा बन गया है और पाकिस्तान अब सिर्फ और सिर्फ जहालत की तरफ जा रहा है और पूरी सोसाइटी तबाह है। खाली इकोनॉमी तबाह नहीं है, खाली पॉलिटिकल सेटअप तबाह नहीं है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर्स तबाह नहीं है, सोसाइटी भी तबाह है। और सोसाइटी की तबाही है ना, वो एंड ऑफ स्टोरी हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, इकोनॉमी आप डेवलप कर सकते हैं, 8-10 साल में भी कर सकते हैं अगर आपके पास विल हो। रिसोर्सफुल कंट्री है आपके पास, आप चाहें तो इकोनॉमी को बेहतरीन बना सकते हैं, आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप चाहें तो एजुकेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं, हेल्थ सेक्टर को डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
सोसाइटी बिगाड़ने और बनाने के लिए 3-4 जनरेशन्स चाहिए होती हैं, रातों रात नहीं चेंज हो जाती, 5-10 साल में नहीं चेंज हो जाती। आज आपने जो 20 साल के 15 साल के बच्चों को जाहिल बना दिया है, एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है, ह्यूमन बॉम्ब बना दिया है, ये आगे 50, 60, 70 साल अभी जिंदा रहेंगे। ये माइंडसेट जिंदा रहेगा। फिर यही माइंडसेट वाले जब अपने बच्चों को भी तरबियत देंगे तो उसी लाइंस पे देंगे, क्योंकि इससे ऊपर के तो सारे बिगड़े हुए हैं। इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम बिगड़ी हुई है, तो आप सुधार किसको सकते हैं? जो अब पैदा होंगे आने वाली नस्ल को। जब आप आने वाली नस्ल को कहते हैं सुधारेंगे, तो उसको भी अब रातों रात नहीं ठीक कर सकते, इसलिए कि हाथ में तो इन्हीं जाहिलों के रहेंगे ना। स्टेट बहुत ज़्यादा कोशिश करे अगर ऑनेस्टली, तो थोड़ा बहुत सुधार अगली जनरेशन में आएगा, उससे अगले जनरेशन में और ज़्यादा सुधार आएगा, फिर तीसरी जनरेशन आएगी, वो सही होगी। ये है अजीज दोस्तों सिचुएशन पाकिस्तान एक तबाहशुदा कंट्री की। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।